नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे शुरू वाले, जो एनिशेंट कल्चर वाले हैं। ये 4 सभ्यता स्थल और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8वीं से 18वीं शताब्दी, गुजर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत। तो इसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालोर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे राजस्थान और मुगल वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है राणा सांगा का। तो राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे और सांगा का टॉपिक और प्रताप का टॉपिक, ये दोनों बड़े टॉपिक हैं जिनमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारा मैटर है इनमें। बाकी ये टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। मान सिंह वाला, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह। तो आज हम सांगा वाला टॉपिक पढ़ते हैं। और इसके साथ ही देखिए दोस्तों, जो आरएस प्री का एग्जाम हुआ है, आरएस प्री के एग्जाम में जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया होगा, तो उसमें राजस्थान जीके का कोर्स जिन विद्यार्थियों ने लिया हुआ था, क्योंकि आरएस प्री का जो सिलेबस है उसमें 1/3 सिलेबस केवल राजस्थान जीके आता है। तो वो पर्टिकुलर जो राजस्थान जीके का कोर्स मैंने बनाया था वो सभी एग्जाम के लिए बनाया था, जिनमें चाहे अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान जीके आता हो, वो पूरा डिटेल में था। मतलब उसमें सारे टॉपिक थे। तो जिन विद्यार्थियों ने वो कोर्स लिया था, वो पेपर आप देखिएगा, आपको वास्तव में देख के लगेगा, चाहे रीट वाले अभ्यर्थी हो जिन्होंने वो पेपर कोर्स लिया हुआ था राजस्थान जीके का, उसमें आप क्वेश्चन देखिएगा, आप 90% क्वेश्चन आप आराम से सही कर दोगे। जबकि वो पेपर बहुत अच्छे लेवल का पेपर है, वो बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन आते हैं आरएस में। तो यही चीजें हमें भी मोटिवेट करती है और कि और ज्यादा बेहतर से बेहतर चीज आपको दे। तो आरएस जैसे एग्जाम के अंदर 90% से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, उसमें राजस्थान हिस्ट्री हो, राजस्थान जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हर टॉपिक में से। तो यहां भी यही स्थिति आपकी रहेगी कि आप ईमानदारी से बात को कितना फॉलो करते हैं, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। इसके साथ ही देखिएगा, कई विद्यार्थी इसमें मेरे से अभी भी पूछ रहे हैं, सर सेकंड ग्रेड का जो साइकोलॉजी का कोर्स है उसमें मैसेज जो आते हैं चैट बॉक्स में कि सर साइकोलॉजी का अलग से लेना पड़ेगा या इसी में है। तो मैं इस लाइन का क्या मतलब समझू कि आप कोई भी वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हैं, जो विद्यार्थी ऐसा पूछते हैं। क्योंकि ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का मतलब इसमें कंप्लीट फर्स्ट पेपर है, जिसमें ये जो आपका सिलेबस है, ये वाला पूरा पूरा राजस्थान, ये करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, बी पार्ट और ये एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पूरा 200 नंबर का पेपर आपको इसमें करवाया जाएगा। तो साइकोलॉजी का या किसी कोई अलग से लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है, पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट है आपका ये। तो जो सिंसियर अभ्यर्थी होते हैं वो एक एक चीज को सुनते हैं, देखते हैं। तो सिंसियरिटी लाएं अपने अंदर। आप क्या पूछते हैं उस चीज से हमें यह जरूर आकलन हो जाता है कि आप किस स्तर तक जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो वो आइडिया हो जाता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, उस पूछने भर से हमें पता लग जाता है। हालांकि जो ऑफलाइन क्लास है उसमें तो पूरा ही आइडिया हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन में तो चूंकि चेहरे सबके दिखते नहीं है, हाव भाव नहीं दिखते। अब मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूं तो मुझे जो साइकोलॉजी भी पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, चेहरे में चेहरा देख के बता देता हूं, चेहरे के भाव देख के बता देता हूं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है इस टाइम। तो ये तो चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो इसमें तो चेहरे आपके दिखते नहीं, लेकिन जो आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आपके लिखने की भाषा शैली क्या है, वो बहुत सी चीजें हैं जो बता देती है मुझे कि आप इस बार निकल जाओगे एग्जाम में या नहीं। खैर, तो ये हो गया आपका। और जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि चाचिक देव के समय जो ये शासक कौन थे, उस टाइम सुल्तान कौन था। तो 2 थे, सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था, जिन्होंने भेजा नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। तो अब देखिए, क्वेश्चन वगैरह जहां पूछते हैं आपको मैं एक जगह बता देता हूं, वहां क्वेश्चन मैं पोस्ट क्या करूंगा, उसमें 4 ऑप्शन भी होंगे और डेली के 4-5 क्वेश्चन आपको वहां मिला करेंगे। टेलीग्राम, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी 2.0, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा। उसमें लगभग 19,700 के आसपास विद्यार्थी जुड़े हुए हैं।
वो आप देख लेना, ये संख्या आपको दिख जाएगी। और आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी 2.0, तो वो आपको मिल जाएगा। तो उस पे अब जो मैं ये बना रहा हूं कि डेली के 4-5 क्वेश्चन वहां पोस्ट किया करेंगे, और तो उससे क्या है, आपको एक थोड़ा सा आपका आइडिया रहेगा कि, और 4 ऑप्शन भी मिलेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मित्रों, जो राणा राणा कुंभा तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसके आगे भी आपको बता दिया था कि राणा कुंभा का जो बेटा होता है उदा, यानी उदय सिंह प्रथम, वो अपने पिता की हत्या कर देता है और 5 साल ये गद्दी पर रहता है। उसके बाद ये चूंकि रायमल के नेतृत्व में लोग इस उदा को यहां से भगा देते हैं, परास्त करते हैं, ये मालवा की तरफ जाता है और उधर जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है बिजली गिरने से। इतनी कहानी मैंने आपको बता दी थी। अब चूंकि हमें पढ़ना सांगा है और रायमल का दिल्ली वालों से कोई ऐसा संघर्ष नहीं है, क्योंकि रायमल के अंदर कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जितना राणा कुंभा या राणा सांगा जैसे जो वीर हैं, उतना वो योग्यता नहीं थी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से योग्यता अवश्य थी। जैसे साहित्य वगैरह में, या जैसे कला में, या मंदिर का जैसे जीर्णोद्वार करवाया उसमें, तो ये चीजों में, कुछ चीजों में है। और दिल्ली वालों से कैसा है, कोई संघर्ष है नहीं। लेकिन चूंकि रायमल का जो बेटा है राणा सांगा और रायमल के जो दूसरे बेटे हैं, उनके बीच का जो संघर्ष है, तो इसलिए हमें रायमल को थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा। और मैं एक चीज मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मेरी आत्मा से कह रहा हूं मैं, मतलब मैं अभी आपको वास्तव में ऐसा पढ़ा रहा हूं, यानी आप इनको जी जान से आप इनको घोट के पी जाना, जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में केवल नोट्स और वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप कम से कम 60 से 70% आप क्वेश्चन कर दोगे। 60 से 70% का मतलब होता है 200 में से 120 से 140 नंबर। यह मेरा विश्वास है। बाकी कोई ऐसी गारंटी तो कभी हो ही नहीं सकती। हो सकता है वो पेपर इस तरह का बनाए, लेकिन आप औरों से बहुत लीड में रहोगे। तो जो पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं, अगर ये आपने ढंग से समझ लिया और याद कर लिया, तो ये भी आपके जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस बात को ध्यान रखना। ये भी आपने अगर याद कर लिया, क्योंकि अभी तो आपको ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है हमें याद हो रहा है, याद हो रहा है। अगर रिवीजन नहीं किया और कंठस्थ नहीं किया, तो फिर ये चीजें धीरे धीरे दिमाग से लुप्त होने लग जाएगी। इसलिए मेरे साथ साथ पूरी तरह से मेहनत करते रहो। तो देखिए, राणा रायमल जो है, ये 1473 से लेकर के 1509 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। तो ये जो लगभग इतने वर्षों का कार्यकाल है राणा रायमल का, इसमें कोई बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह या इस तरह का कोई संघर्ष नहीं है। रायमल ने अपना समय जो है वो निकाल लिया। लेकिन चूंकि रायमल के समय जो है, वो आंतरिक घरेलू जो कलह है वो उभर करके सामने आती है। जैसे रायमल का एक चाचा था सारंगदेव, उसका नाम हमें देखने को मिलेगा। एक सूरजमल व्यक्ति और आता है क्षेमकर्ण का, इन्हीं के जो भाई बंधु, इन्हीं के रिश्तेदारों में ही। तो क्षेमकर्ण का बेटा एक आएगा सूरजमल। ये सब अपने अपने आप को यहां का राजा मानते थे कि भाई हमारा हक है, हमें ये लेना चाहिए। इसके अलावा राणा रायमल के जो पुत्र हैं, तो सबसे बड़ा बेटा है पृथ्वीराज, राणा सांगा, जयमल, ये कई राणा सांगा हैं जो रायमल के पुत्र हैं। इनमें भी आपस में संघर्ष होता है। तो घरेलू कलह की स्थिति हो गई। और जब घरेलू कलह की स्थिति होती है, तो राज्य में एक अस्थिरता आती है। और उस अस्थिरता का लाभ जो है, वो जो आस पड़ोस के पड़ोसी राज्य हैं, वो उस अस्थिरता का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। घर के अंदर भी, सबके घर की भी यही स्थिति होती है कि घर के अंदर अगर कभी भी आपस में विवाद हो, यह आप सभी के लिए है, एक फ्री की सलाह है। हालांकि सलाह कभी नहीं देनी चाहिए फ्री में, फिर भी आप चूंकि मेरे अपने ही लगते हो, अपनी फैमिली के मेंबर लगते हो, परिवार में कभी भी कोई भी विवाद होता है, माता पिता में, आपके साथ, पति में, पत्नी में, कोई भी परिवार में विवाद हो, कभी भी किसी बाहर वाले को शामिल मत करना। कोई भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कोई भी जानकार, कोई भी, खास करके रिश्तेदारों को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके आपस में जो झगड़े होंगे वो साफ नहीं होंगे, वो क्या करेंगे और ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि परिवार के अंदर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है।
माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है बचपन से ही कि वो अपने बच्चों के साथ एक संचार जो है, कम्युनिकेशन, वो हमेशा बना के रखें। तो जीवन में 99% समस्या कभी आती ही नहीं है। समस्या की शुरुआत ही वहां होती है जहां आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। फादर जो है, पिताजी बात ही नहीं करते बच्चों के साथ, या वो बात करना जरूरी नहीं समझते। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसकी कीमत आगे पिताजी को भी चुकानी पड़ती है और संतान को भी चुकानी पड़ती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। तो जब घरेलू कलह की स्थिति होगी तो आसपास के जो राज्य है, और चूंकि उस वक्त रियासतें हैं कौन सी आसपास की, मुस्लिम रियासतें हैं, चाहे मालवा हो, चाहे गुजरात हो, और चाहे दिल्ली हो। और अब यहां वालों को दिल्ली से इतना अभी खतरा नहीं है, दिल्ली वाले अपने में ही उलझे पड़े हैं। समस्या है मालवा और गुजरात से। तो वो राज्य बार बार मौके की ताक में थे कि हम यहां पर, हम हमारा जो है वो यहां पर कब्जा करें। तो दो चार फैक्ट हैं। इसके दरबार में अर्जुन नाम का एक शिल्पी था और गोपाल भट्ट और महेश विद्वान थे। तो कभी आपसे ये पूछ सकता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में सल्तनत काल और मेवाड़ है। तो चूंकि सल्तनत काल वालों के साथ में कुछ नहीं है, लेकिन दो तीन वर्ड याद कर लो। एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्वार कराता है। जीर्णोद्वार का मतलब होता है जो टूट फूट वगैरह समय के साथ होता है तो उसको वापस सही कराना। राईमल जी के 11 रानियां थी सर। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये कोई आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा किसकी कितनी रानियां थी, लेकिन 11 रानियों से 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। तो अब हम इनके पुत्रों में पढ़ते हैं, जैसे बड़ा बेटा था पृथ्वीराज है, जयमल है, राणा सांगा है। तो 3-4 के मुख्य मुख्य जो हैं उनके नाम में आते हैं। अब देखिएगा, राणा रायमल के पुत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़े बेटे का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। कई बार पूरा नाम भी पूछ लेता है कि क्या, तो ये चूंकि सारे क्या थे, सिसोदिया ही थे। ये जयमल सिसोदिया, ये संग्राम सिंह सिसोदिया, और संग्राम सिंह का शॉर्ट नेम था सांगा, राणा सांगा। पूरे राजपुताना के जितने भी राजा हैं उनमें जो मेरा फेवरेट शासक है वो कौन है, वो राणा सांगा है। बड़ा जबरदस्त, शानदार, महत्वाकांक्षी और बहुत तेज तरार व्यक्ति जो था वो राणा सांगा था। तो हम पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि कुछ बात तो है। अब देखिएगा, पृथ्वीराज, थोड़ा सा कहानी समझिएगा, मैं आपको सारी कहानी एक साथ समझा देता हूं। ये दरअसल पृथ्वीराज और संग्राम सिंह ये दोनों सगे भाई थे। जैसे मैंने आपको बताया इनकी इतनी रानियां थी, इतनी संतानें थी। तो पृथ्वीराज और संग्राम सिंह ये दोनों सगे भाई थे। इनकी माता का नाम था रतन कुंवर, रतन कुंवर। तो ये दोनों सगे भाई थे और इनकी एक बहन भी थी आनंदाबाई। आनंदाबाई का भी बीच में, आनंदाबाई का भी नाम आएगा आगे। तो ये जो रानी थी इनकी रतन कुंवर, इनके 3 संतानें हैं, पृथ्वीराज, संग्राम सिंह और एक पुत्री है आनंदाबाई। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जयमल और ये जो दूसरी रानियां थी उनसे कोई संतान थी। और वैसे पुत्रों में अगर स्थान पूछा जाए तो पुत्रों के अंदर इसका राणा सांगा का तीसरा स्थान था, यानी तीसरे नंबर का पुत्र था। जो जैसे मान लो बड़ा बेटा ये पृथ्वीराज हो गया, फिर इनकी कोई दूसरी रानी होगी तो उसके जयमल हो गया, और फिर वापस इस रानी के क्या हो गया, सांगा हो गया। अब कई बच्चे क्या एडवांस दिमाग लगाते हैं, सर जयमल की माता का क्या नाम था, और कभी नहीं आता है। क्वेश्चन की एक सीमा होती है, क्वेश्चन का एक पूछने का पैटर्न होता है। अगर इस तरह से अगर पूछने लग जाएं तो फिर तो जीवन के अंदर पूरी जिंदगी पढ़ते रहना, कभी सिलेक्शन नहीं होना है। तो क्वेश्चन पूछने का एक तरीका, कई भोले भाले बच्चे होते हैं कि सर इन दोनों की मां का नाम बता दिया, जयमल की माता का भी नाम क्या है, ये नहीं लिखा मिलता इन किताबों में, और ना ही आपको कभी जानने की आवश्यकता नहीं है। अब पृथ्वीराज जो सबसे बड़ा बेटा है, ये दरअसल इसको उड़ना राजकुमार कहते थे। मैं थोड़ा सा आपको पृथ्वीराज के बारे में बता दूं। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहते थे कि यह दौड़ता बहुत तेज था, घोड़े की गति के समान दौड़ता था, और इसको इतना युद्ध करने का शौक था कि जैसे मान लीजिए 2 पक्ष अगर आपस में युद्ध कर रहे हैं और ये कहीं से अपने घोड़े पर जा रहे हैं और 2 पक्ष आपस में युद्ध कर रहे हैं,
तो जो पक्ष कमजोर होता था उसकी ओर से जाकर के ये युद्ध करने लग जाता था। इतना युद्ध प्रिय था, इतना इसको युद्ध करने का शौक था। और इसकी जो रानी थी ताराबाई, ये ताराबाई भी इतनी ही युद्ध प्रिय थी और ताराबाई को भी युद्ध करने का बहुत शौक था, यानी ताराबाई भी युद्ध करने में माहिर थी। तो अब ये आपको इसलिए लिखा है कि पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहते थे, इसका नाम था, और इसकी पत्नी का नाम था ताराबाई। ये जैसे जो अजमेर वाला किला है तारागढ़, ये सब इसी के नाम से इसी ने ही रखा था उस समय। जो अजमेर का दुर्ग है उसको अजय मेरू दुर्ग कहते थे, लेकिन जो तारागढ़ नाम पड़ा है वो चेंज करने वाला कौन था? यही पृथ्वीराज सिसोदिया था। भले ही राजकुमार था उस टाइम, और ये इतना खतरनाक था कि राणा रायमल जी को अपने बेटे से डर लगता था, इस पृथ्वीराज से। और इस पृथ्वीराज से रायमल जी को नहीं, इन सबको डर लगता था। ये सारे डरते थे, सांगार, जयमल, ये सारंगदेव, सबको खौफ था। खौफ इसलिए था कि इतना एग्रेसिव नेचर का आदमी था, बलवान, शूरवीर। कोई सोचता नहीं था, मतलब पहले मान लो कोई गड़बड़ी, सामने वाले ने कुछ उल्टा बोल दिया तो पहले तलवार से उसकी गर्दन काटता था, फिर पूछता था अच्छा अच्छा भाई साहब सॉरी बात क्या हुई थी, मतलब क्या कैसे। तो पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है इसकी, बलवान है, युद्ध करने में माहिर है, पहले मारता है फिर पूछता है कि क्या बात हुई थी। तो पृथ्वीराज से सबको डर लगता था। ये रायमल जी, जयमल, संग्राम सिंह, ये सब डरते थे। तो अब यहां कई जो, अब ये ताराबाई के बारे में आपको बता दूं, ये जो स्थान पड़ता है टोडा, तो वहां का सुल्तान था, उस सुल्तान की पुत्री थी। तो दरअसल आगे एक प्रसंग आएगा, ये जो मैंने लिखा है ने हत्या कर दी, इसमें थोड़ा सा कुछ घटनाक्रम अलग अलग मिलते हैं, लेकिन एक घटनाक्रम ऐसे मिलता है कि जयमल में और सुल्तान में आपस में जो है थोड़ा लड़ाई होती है, और ये सुल्तान जो है ये इस जयमल को मार देता है। कुछ ये कहते हैं कि ताराबाई जो है इस जयमल को भी पसंद आ गई थी, लेकिन ताराबाई विवाह करती है पृथ्वीराज से, और बाद में जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाएगी, ये 1509 से पहले पहले ये मारे जाएंगे पृथ्वीराज। तो जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है तो जयमल ने ताराबाई पर गलत नजर डालने का प्रयास किया कि मेरे से शादी कर लो, लेकिन ये बाहुबली वाली जो देवसेना थी, बाहुबली मूवी की, तो देवसेना की तरह थी, इसने जयमल की गर्दन उड़ा दी। तो कुछ कहते हैं कि ताराबाई ने जयमल को मार दिया था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सुल्तान जो था इसका पिता, उसने इस जयमल को मार दिया था बाद में जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह के अलग अलग कहानियां मिलती है, अलग अलग बातें मिलती है। ये जो चीजें मैं आपको समझाता हूं ये केवल इसलिए बताता हूं आपके दिमाग में चीजें कुछ हो जाएगा, अच्छा ये चीजें हैं। बाकी इन चीजों में और ज्यादा डूबने की कोशिश मत करना, वरना इतिहास से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ोगे तो फिर वो बहुत जोर आएगा आपको समझने में, पढ़ने में। तो जितना समझा रहा हूं उतना अच्छे से समझना इसको। तो अब पृथ्वीराज सबसे बड़ा बेटा है, और रायमल का जो एक चाचा है सारंगदेव, और एक क्षेमकर नाम का व्यक्ति आता है, इन्हीं का ही रायमल जी का रिश्तेदार है, उसका बेटा होता है सूरजमल। तो अब क्या है, इनमें आपस में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है इसके पुत्रों में। और चूंकि उत्तराधिकार का संघर्ष इसलिए होता है कि संग्राम सिंह भी बहुत महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी राजकुमार था, यह भी गद्दी पर बैठना चाहता था, यह जयमल भी गद्दी पर बैठना चाहता था, ये जो चाचा था सारंगदेव रायमल जी का, ये भी गद्दी पर बैठना चाहता था, ये सूरजमल भी बैठना चाहता था। क्यों? क्योंकि राणा रायमल जी उतने मजबूत शासक नहीं थे कि एक हार्डली डिसीजन कर पाए। और चूंकि अब वो कैसे, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है ये तो सबने देख लिया, तो सब अपनी अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां जो है ये सारंगदेव साथ देता है संग्राम सिंह का, इनका एक तरह से क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। संग्राम सिंह के साथ सारंगदेव, और ये जयमल जो है ये साथ देता है इस पृथ्वीराज का, या इस तरह से ग्रुप बना लेते हैं। और अब जब इन राजकुमारों में इस तरह से ये चीज चल रही थी, आपस में विवाद हो रहा था, द्वेष बढ़ता जा रहा था, रायमल जी को भी चिंता हो रही थी कि यार इनमें इस तरह से समस्या हो रही है। तो फिर होता क्या है कि जैसे अलग अलग कहानियां आती है कि एक बार सभी राजकुमार जो है कोई ऋषि के पास में जाते हैं, ये कहीं से निकल रहे थे और वहां एक ऋषि बैठे होते हैं। तो कहते हैं कि सबने भाई अपना हाथ दिखाया कि भाई ऋषि जी बताइए हमें से कौन राजा बनेगा भविष्य में। तो चूंकि उन्होंने कोई इनका नाम वगैरह किसी का नहीं पूछा,
बस इतना पता था कि मेवाड़ के राजकुमार हैं और आपस में पूछ रहे हैं। तो ऋषि ने क्या कहा कि ये वाला जो है, किसके लिए कहा? संग्राम सिंह के लिए, कि ये भविष्य में मेवाड़ का शासक बनेगा। मैंने आपको पृथ्वीराज का स्वभाव बता दिया था। पृथ्वीराज ने वही तलवार निकाली और अपने सगे छोटे भाई पे वही तलवार से हमला कर दिया। बाकी सब पकड़ते पूछते, उससे पहले तो हमला कर ही दिया। और राणा सांगा का रम मराया भाईडा वो यार फोड़ दी आंख। राणा सांगा की आंख वहीं फोड़ देता है कुछ। अब इसमें भी है, कोई कहते हैं आगे एक घटना और आएगी कि वहां आंख फूटी, और कुछ कहते हैं कि यहीं एक आंख तो यहीं फूट गई थी। मतलब जब तलवार से हमला किया तो राणा सांगा ने देख लिया, तो उसने बचने का प्रयास किया, तो वो आंख को इस तरह से कट करती हुई निकल गई। तो एक आंख जो है वो राणा सांगा की वहीं खत्म हो जाती है। और सबने पकड़ा पृथ्वीराज को, ये सारंग देव ने, सबने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, ये तेरे भाई पर हमला कर रहा है। एक ऋषि ने कह दिया तूने तेरे भाई पर हमला कर दिया। अब पृथ्वीराज के यार इतना तो मैंने नहीं सोचा, मुझे तो दिखा, उसने कहा कि ये बनेगा, और मैं तो कुछ आया नहीं दिमाग में। कह यार तू भी जोरदार, वो तो राणा सांगा के यार वाह भैया, गजब के भाई साहब हो। मैं तो भैया भैया कहता हूं, और आपने तो गद्दी का क्या बोला? ऋषि ने कहा अरे मेरे भाई छोटे भाई सॉरी सॉरी। काहे की सॉरी? आप आंख फोड़ दी, वापस लेके आ जाओ आंख। अब कहे यार सॉरी, आंख तो नहीं आ सकती। लेकिन पृथ्वीराज के मन में एक शक जो है वो बैठ गया। साहब ऋषि ने बोला है, और चूंकि संग्राम सिंह एक महत्वाकांक्षी था, ये खुद शासक बनना चाहता था, राणा सांगा जो है ये राजा बनना चाहता था। तो क्या यार ये बात कहीं सच ना हो जाए। तो भीमल गांव का एक ऐसे घटनाक्रम और मिलता है। भीमल गांव की चारण जाति की एक पुजारीन महिला होती है, और उन महिला के लिए कहा जाता था कि उनमें जैसे माताजी आती है, या उनको ये शक्ति प्राप्त है कि वो ये बता देती है चीजें, जो उसको नजर आती है वो बता देती है। चलो क्या ठीक है भाई, वहां चलते हैं। अब ये सारे के सारे इनका चाचा सारंग देव, ये जयमल, ये सब वहां गए। और वहां गए तो जैसे मान लीजिए ये कोई वो स्थान है मंदिर का, ये जैसे ऐसे कोई स्थान है, तो सबसे पहले जैसे साइड में बैठने के लिए मान लीजिए जगह है, तो वहां ये जैसे पृथ्वीराज वगैरह है, ये जयमल है, ये साइड में जा जाके बैठ गए यहां पे। और वहां जो बैठने के लिए दरी रखी हुई थी, तो राणा सांगा जब पहुंचता है तो ये उस दरी पर नीचे बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद में ये महिला आती है, और इन्होंने जो जिस तरह से जो भी इनको पता चलता था या जैसे भी इन्होंने किया, इन्होंने आंखें बंद करते हुए ये कह दिया कि जो चटाई पर बैठा है वो ही भविष्य में मेवाड़ का शासक बनेगा। अब आप सोचो क्या हुआ होगा? जो आपने सोचा वही हुआ। पृथ्वीराज ने वही तलवार दोबारा निकाली और दे भाई साहब अपने भाई पे दन दनादन तलवार से वार कर दिया। लेकिन इस बार राणा सांगा को पहले से पता था कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा बता दिया ना तो पहले तो आंख ही फूटी है, अब ये जान से मरेगा ये। मैंने आपको बताया पृथ्वीराज बहुत एग्रेसिव नेचर का था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव था ये। मैं एक किस्सा और बताऊंगा आपको, बड़ा जोरदार किस्सा है पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज एक अलग ही चीज है। योद्धा के रूप में पृथ्वीराज बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक शासक जो होता है उसमें सोच समझ के वो कार्य करता है, तो वो चीज नहीं थी। लेकिन योद्धा और शूरवीरता में तो कोई कमी है ही नहीं। तो यहां राणा सांगा पे हमला कर दिया, और राणा सांगा अपनी जान बचा के यहां से भाग गया। उसको पहले से पता था कि कहीं मारमुर ना दे, वो पहले से ही ध्यान रख रहा था। जो ही उसने बताया राणा सांगा बाहर निकला, अपना घोड़ा पकड़ा और ले भैया वहां से 9-2-11। अब थोड़ा मैं आपको मैप से बताता हूं। ये जैसे है चित्तौड़, और यहां ये है अजमेर। अब राणा सांगा पे जब हमला हुआ तो राणा सांगा भाग करके इधर ये सेवंतरी गांव की तरफ पहुंच जाता है। ये राजसमंद की तरफ इधर एक सेवंतरी गांव पड़ता है। सेवंतरी गांव की तरफ पहुंचता है, और वहां का जो रूपनारायण मंदिर है, उस रूपनारायण मंदिर में पहुंच गया सेवंतरी गांव में। तो यहां एक व्यक्ति का नाम आता है राठौड़ बिदा, या बिदा राठौड़ आप कह सकते हो। राठौड़ बिदा जो है वो राणा सांगा की सहायता करता है, और जो इसके पीछे सैनिक
आते हैं। ये जयमल्ल जो दूसरे भाई थे, ये लगातार सांगा का क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे कि छोड़ना नहीं है उस सांगा को। अब सांगा ने देखा यार ये तो हाथ धो गए, पीछे पड़ गए, एक आंख वैसे ही फूटी हुई थी। तो सेमत्री गांव में ये जो मंदिर था, रूपनारायण मंदिर, ये मैं जो एक एक वर्ड बोल रहा हूं, मेरा एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना। ये सेमत्री गांव के अंदर राणा सांगा रूपनारायण मंदिर में पहुंचता है। यहां राठौड़ बिदा राणा सांगा की सहायता करेगा और वो उन सैनिकों को रोके रखेगा और आगे सांगा को रवाना कर देगा। सांगा वहां से फिर जो है अजमेर का जो है एक सरदार होता है उस समय, करमचंद पंवार, तो उस करमचंद पंवार के यहां शरण लेता है और फिर अज्ञातवास में अपना समय निकालेगा राणा सांगा। और यहां भी एक घटनाक्रम यूं बताते हैं कि राणा सांगा जब अजमेर पहुंचता है तो ये किसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, ये जैसे पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे राणा सांगा सो रहा था। तो दोपहर का सा समय था और धूप चेहरे पे थी, तो कोई नाग जो है वो फन से राणा सांगा के क्या कर रहा था, छाया। तो कहते हैं कि दो राजपूत वहां से निकले और उन्होंने जब यह दृश्य देखा कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके ऊपर सर्प जो है वो धूप से उसका बचाव कर रहा है, अपने फन से छाया कर रहा है, वो भागे इस करमचंद पवार के पास में जाते हैं और करमचंद पवार को जाके ये कहते हैं कि साहब वो इस तरह का घटना कराया और पता नहीं कौन आदमी है, देखने से तो लगता है कि कोई राजकुमार है। करमचंद पवार ने देखा तो फिर भाई पूछा, भाई क्या बात है, कौन हो, कहां से हो। तब राणा सांगा सारी बात बताता है। तो करमचंद पवार अपनी बेटी का विवाह कर देता है राणा सांगा के साथ, क्योंकि करमचंद पवार भी समझ गया था कि भाई जब दो जनों ने उन्होंने ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से ये एक दिन भविष्य में राजा तो बनेगा, और इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लेकिन अभी जो सांगा का समय है वो किस में निकलेगा, अज्ञातवास में। किसी को पता नहीं चला है, क्यों, क्योंकि भाई साहब वही पृथ्वीराज पहले गर्दन काटता था और फिर पूछता था भाई साहब बात क्या हुई। वो हाथ धो के पीछे पड़ा है इसके पीछे, चारों तरफ उसने अपने जासूस सैनिक लगा रखे हैं, जहां राणा सांगा मिले उसको वहीं मार देना। तो एक चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जो गद्दी होती है, राजगद्दी, उस पर कोई रिश्ता कभी नहीं होता है, मामा भांजा, कोई पिता पुत्र। इतिहास आप उठा के देख लीजिए, पृथ्वीराज और राणा सांगा दोनों सगे भाई थे। तो लेकिन ये होता है यहां पे घटनाक्रम जो है। अब राणा सांगा अपना यहां अज्ञातवास में समय निकालता है, तो फिर आगे क्या होता है। अब यहां राणा सांगा है अज्ञातवास में। अब एक बार सांगा वाला जो टॉपिक है उसको साइड में रखते हैं, अब आते हैं बाकी का क्या होता है। सारंग देव के बारे में मैं आपको बताऊं तो सारंग देव की कुछ ही समय बाद में पृथ्वीराज हत्या कर देगा, क्योंकि वो छोड़ने वाला नहीं है। वो उसको पता चल गया कि ये सारंग देव साथ किसके था, राणा सांगा के। तो वो समझ गया था कि ये सारंग देव मेरे लिए खतरा है, और पृथ्वीराज ने इस सारंग देव को भी मार गिराया। और वो जो सेमकर्ण का पुत्र सूरजमल रूस का मैं बता रहा हूं, उसने प्रयास किया था बीच में ये मालवा गुजरात इनके साथ मिलकर कि मैं मेवाड़ पे आक्रमण कर दूं, लेकिन इन सब का माई बाप बैठा है यहां पे पृथ्वीराज। रायमल जी से लोग नहीं डरते थे, जो कि राजा थे, राणा थे, और इस पृथ्वीराज से बहुत डरते थे, और ये सिर्फ राजकुमार था, ये कभी शासक नहीं बना। इसका खौफ ही ऐसा था। तो अब लेकिन सेमकर्ण ने जब प्रयास किया तो ये जो पृथ्वीराज है, ये उस सेमकर्ण वो सूरजमल के पीछे भागता है और वो अपनी जान बचा करके और इधर दक्षिण की तरफ चला गया। अब जयमल है, जयमल का मैंने वो घटनाक्रम आपको बता दिया, वो आगे मारा जाएगा जयमल। अभी पृथ्वीराज के साथ क्या होता है, देखिए दरअसल मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज की बहन जो थी उसका नाम था आनंदाबाई, और उस आनंदाबाई का विवाह सिरोही रियासत का शासक था जगमाल देवड़ा। इस जगमाल देवड़ा का विवाह हुआ था आनंदाबाई के साथ। और उस समय पृथ्वीराज कहां रह रहा था, ये जो राजसमंद में दुर्ग पड़ता है कुंभलगढ़, कहते हैं इधर था ये, उस समय कुंभलगढ़ में बैठा था। तो ये जगमाल देवड़ा क्या करता था, आनंदाबाई को परेशान करता था। अब भाई परेशान, एक छोटी सी रियासत है सिरोही, और इतने मान सम्मान वाली कहां 566 ईस्वी में स्थापना हुई थी मेवाड़ रियासत की। उस मेवाड़ रियासत को जहां बसे हुए लगभग आप मान लीजिए 900 950 साल के करीब तो हो ही गए थे। तो उस रियासत की राजकुमारी को
एक छोटी सी रियासत का राजा परेशान कर रहा है अपनी पत्नी को। मर जाए वैसे बोल देता, तू क्या, तेरी औकात क्या, तुम्हारे मेवाड़ वाले बहुत देखे हैं ऐसे। वो कई बने ही क्या होते हैं, कई जो जीजा होते हैं वो अपने जो सास पक्ष, जो अपना ससुराल पक्ष होता है, तो वहां के लोगों का उतना सम्मान नहीं करते, जबकि उनसे उसको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी वो सम्मान नहीं करते। हमेशा अपनी वाइफ को उल्टा पुल्टा बोलता रहेंगे, तेरे माँ बाप ने ये नहीं किया, तेरे पापा ऐसे, तेरी मम्मी ऐसी, तेरे भाई ऐसे, तेरी बहन ऐसी। अब लड़की सोचती है कि यार मुझे घर बसाना है, लेकिन कितनी गलत चीज है ये कि जितने खुद के मम पापा हैं वैसा ही सम्मान सामने वाले के मम पापा का करना चाहिए। उन्होंने आप अपनी बेटी दी है, और जो बेटी है उसके भी ये फर्ज बनता है कि वो अपने पति के माता पिता का भी उतना ही सम्मान करें। अब ये जगमाल देवड़ा मर जाए वैसे आनंदाबाई को बोल देता था। आनंदाबाई ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, किसको? पापा रायमल को। पापा, हाँ बेटा, ये बहुत परेशान कर रहा है आजकल, मर जाए वैसे बोल देता है, मैंने बहुत सालों तक तो बताया ही नहीं पापा आपको, खून का घूंट पीती रही, लेकिन लास्ट में पानी सर के ऊपर से निकल गया। अच्छा अच्छा, अब इस जगमाल देवड़ा को रायमल जी से भी डर नहीं लगता था। अगर डर लगता होता तो ये इसको परेशान करता ही नहीं। लेकिन इसके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम तो आया ही नहीं था, और वो था पृथ्वीराज, जो कि इसकी लिस्ट में था ही नहीं। इसको पता ही नहीं था कि कुछ वहां ऐसा भी कैसे हो सकता है। रायमल जी चूंकि यहां बैठे थे चित्तौड़ में, और पृथ्वीराज बैठा था कुंभलगढ़ में। अब पास कौन सा है सिरोही के? कुंभलगढ़। तो उन्होंने कहा यार मैं अब इस बात के लिए मैं खुद अगर जाता हूं तो थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, तो बेटी का मामला है, ऐसा करो पृथ्वीराज को भेज दो। और सांगा तो पहले ही इधर है अज्ञातवास में, मतलब किसी को पता नहीं कि सांगा गया कहां, जिंदा है कि मर गया, कुछ नहीं पता अभी किसी को। तो रायमल जी ने इस पृथ्वीराज को यह कहा, संदेशा भिजवाया कि भाई पृथ्वीराज, वो जगमाल जो है वो तेरी बहन को परेशान कर रहा है, अपनी बेटी आनंदाबाई को, मर जाए वैसे बोल देता है, और बार बार कहता है तुम मेवाड़ वालों की क्या औकात, तुम मेवाड़ वालों की क्या औकात। तो मैं तो यार बिजी हूं, मेरा जाना भी थोड़ा ठीक नहीं है, तू अब जाके उसको थोड़ा समझा। और ये कुंभलगढ़ क्यों आया था, यहां क्यों बैठा था? क्योंकि जब रायमल जी को पता चला कि इसने अपने भाई राणा सांगा पे इस तरह से हमला किया, तो रायमल जी नाराज हो जाते हैं। कह रहे ऊंट, क्या कर दिया ये तूने? पापा अब ठीक है, मैंने बता, तू यार सोचता नहीं है बिल्कुल, या अब नहीं सोचता तो नहीं सोचता, क्या करूं मैं? तू जा मेरे सामने मत रह, तू यहां से चला जा। तो जाऊं कहां ये तो बताओ? चला जा, तू ऐसा कर कुंभलगढ़ चला जा। कहा ठीक है, तो जा रहा हूं। तू चला गया, इसके क्या फर्क, कहीं चलो, जहां रहूंगा वहीं राजा की तरह रहूंगा। तो यहां ये कुंभलगढ़ उस समय का ये घटनाक्रम आता है। तो अब जब पृथ्वीराज के बारे में पता चला इस जगमाल देवड़ा को कि तुझे समझाने के लिए रायमल जी नहीं आ रहे, कौन आ रहा है? पृथ्वीराज। भाई साहब इसकी तो हालत खराब हो गई। अरे यार ये कौन आ रहा है ये? क्योंकि इसको पृथ्वीराज इसकी लिस्ट में वैसे नहीं था, यार पृथ्वीराज कोई थोड़ी आएगा। इसको लगा राजा है, इसका जो राणा है ये आएगा, और रायमल जी से कोई किसी को डर लगता नहीं था, क्योंकि आदमी वैसा सीधे साधे थे। तो फिर जब इसको पता चला तो इसने आनंदाबाई को जाकर के सॉरी वोरी बोला, और कई देर तक, देख मैं तेरे को माफी मांगता हूं, और मैंने जोश जोश में बोल दिया, प्लीज आई एम सॉरी, रियली सॉरी, हाथ जोड़ता हूं और पांव पड़ता हूं। और आनंदाबाई भी देखे बेटे तूने बहुत परेशान किया मेरे को, तू कई देर तो हाथ जोड़। फिर लास्ट में जब आनंदाबाई ने देखा कि अब ठीक है यार, पति चूंकि जो महिलाओं का मन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा कोमल होता है, प्रेम और स्नेह अगर मिले तो वो भी 100% जो है उनके लिए समर्पित होती है। तो आनंदाबाई ने कहा ठीक है यार, पति है, अब मूर्ख है, चलो मूर्ख जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, चाहे ऊंट है, हाथी है, गधा है, जैसा भी है, मूर्ख है, मेरा पति मेरा देवता है। तो ज्यादातर भारतीय महिलाओं की सोच यही होती है, जो सारी नहीं, ज्यादातर। तो उसने फिर जगमाल देवड़ा का ठीक है, ओके डोंट वरी, आई हैंडल दिस सिचुएशन, मैं ये सिचुएशन हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ आराम से। उधर भाई साहब ये पृथ्वीराज आता है दौड़ता, वही घोड़े से उतरा। इसका पृथ्वीराज के पास घोड़ा भी था, शानदार। हालांकि घोड़े का नाम कोई पूछता तो नहीं है, साहण नाम का घोड़ा था पृथ्वीराज का, याद रख लेना। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम था साहण। जैसा पृथ्वीराज तेज दौड़ता था वैसे इसका घोड़ा भी बड़ा डेंजर था। अब ये ज्यों ही सिरोही पहुंचा पृथ्वीराज, और उतरते ही एक हाथ में तलवार, और पूछता हुआ जा रहा है, अरे कहां है वो जगमाल? अब सैनिकों की भी हिम्मत नहीं है इसको रोकने की।
ये जा रहा है, पृथ्वीराज को रोकने की हिम्मत किसको है? जा रहा है, अंदर गया तो जो ही महलों में प्रवेश करता है, कहा है कहां वो जगमाल? तो अब ये सामने तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने पृथ्वीराज का आपको बता दिया। ये पहले गर्दन काटता था, बन्नई जी हैं, जीजा जी हैं, तो अपनी जगह है सब। पृथ्वीराज को जब गुस्सा आता है तो उसको कोई नहीं दिखता है। तो सामने आती कौन है? इसकी बहन आती है, आनंदाबाई। और कह भाई ये वो कहती, अब वो पूछती, अरे भैया, भैया कैसे हो? भैया अरे तू पहले तू हट साइड में, पहले बता वो है कहाँ, वो कहाँ है तेरा पति? अरे भैया बैठो तो सही 2 मिनट। नहीं, तू मैं तेरे से बाद में बैठूंगा, तो पहले बता तू कहाँ है वो। अरे भैया 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो। तो फिर भैया को बैठाया, फ्रीज में से ठंडा पानी वानी पिलाया, और हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी वो थोड़ा, भैया इसको रख दो साइड में। तो थोड़ा वो तलवार साइड में रखती है, पानी वानी पी के आनंद, ये जो पृथ्वीराज है ये अब थोड़ा आराम से बैठता है। क्या, चलो बहन और बता, बनई जी कहाँ है, जीजा जी कहाँ है? अब थोड़ा मान सम्मान से बोला, तो अब ये उधर साइड में बैठा था कहीं, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। फिर जगमाल देवड़ा सामने आता है और कहता है, भाई साहब और साहब कैसे हो जी? क्या, मैं तो ठीक हूं, और बता। अरे हाँ, वो बस क्या बताऊं, वो थोड़ा सा बातचीत हो गई थी, मैंने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, तो आई एम रियली सॉरी, सॉरी फ्रॉम माई बॉटम हार्ट। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो पृथ्वीराज ने भी देखा कि अब चलो ठीक है, क्या नहीं, क्या दूसरी गलती करने का मौका भी नहीं दूंगा मैं। वो कहता है कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, कि मैं मौका दूंगा भी नहीं गलती करने का। पहली गलती थी तेरी, तो इसलिए तेरे को माफ कर रहा हूं। और तू मेरी बहन का पति है, मेरे हाथों मेरी बहन का जो घर नहीं उजाड़ सकता, उसको विधवा नहीं देख सकता मैं, तो इसलिए तेरे को छोड़ रहा हूं। आगे से मेरी बहन को अगर कुछ भी कहा इस तरह की गलत बात, तो फिर मेरी तलवार है और तेरा सर है। तो जगमाल कहता है, ओके सॉरी बॉस, लेकिन इंसान से अनजाने में जो एक गलती होती है, इंसान से अनजाने में कोई भी गलती हो सकती है, बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है अनजाने में, और उसको एहसास होता है तो वो व्यक्ति उसको सुधार भी लेता है और दोबारा वो गलती नहीं करता। लेकिन स्वभाव ही अगर किसी का गलत करने वाला, किसी के स्वभाव में ही खोट है, वो व्यक्ति अपने स्वभाव को कभी नहीं बदल सकता। ये जगमाल देवड़ा का मन में ही खोट था, इसका स्वभाव ही खोटा था। तो ये क्या था क्या कि ये सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, इसको पता था मैं सुधरूंगा नहीं, और मैं फिर ऐसा करूंगा और अगली बार ये मुझे जिंदा छोड़ेगा नहीं। तो जगमाल देवड़ा ने इस पृथ्वीराज के भोजन के अंदर विष मिला दिया। कैसा विष? धीमा विष, कि उसकी मृत्यु यहां नहीं हो, सिरोई में, यहां सिरोई में नहीं हो। तो पृथ्वीराज आराम से खाना वाना खा लेता है, उसको नहीं पता कि क्या साजिश रची जा रही है, इसकी बहन को भी नहीं पता था। इस जगमाल देवड़ा ने धोखे से खाने में विष मिला दिया। और पृथ्वीराज जब वापस पहुंचता है कुंभलगढ़ तक, तब कहते हैं कि कुंभलगढ़ तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से एक जबरदस्त योद्धा था, एक शानदार योद्धा था, और इस तरह से उसकी मृत्यु हो गई। तो यह पृथ्वीराज का अंत होता है यहां से। मैं एक बार फिर से बना देता हूं यहां पे अजमेर, और यह है चित्तौड़। देखिए, इतिहास इतना रुचिकर विषय, हर सब्जेक्ट रुचिकर है, बहुत जबरदस्त। तो यहां से सिरोही से वापस जब ये कुंभलगढ़ पहुंचा, तो कुंभलगढ़ पहुंचते ही यहां किसकी मृत्यु होगी? पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु वर्त्यु जब हो जाती है, पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, सारंग देव को इसने पहले ही मार दिया था। राणा सांगा यहां से भागा हुआ था, अज्ञातवास में अपना जीवन गुजार रहा था। और जो वो एक सूरजमल सूरजमल करके बताया था मैंने कोई, वो भी यहां से भाग जाता है, मार इधर ये जो दक्षिण की तरफ चला गया। और बाकी जो इसका भाई था जयमल, उसका थोड़े घटनाक्रम में और आता है कि वो भी यहां मारा जाएगा। मैंने आपको बता दिया, कई घटनाक्रम मिलते हैं, ले दे के बात यह कि मारा गया वो। अब रायमल जी
अभी भी रायमल जी जिंदा हैं और शासन कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं 1509 से पहले की है ये। और अब रायमल जी और उधर सांगा को भी तो मालूम चल रहा है ना कि हो क्या रहा है इधर। भाई उसके वो जानकारी तो ले ही रहा है इधर उधर से। सांगा को जब पता चला कि भाई सारंगदेव भी मारा गया, पृथ्वीराज भी मारा गया, तब सांगा चैन की सांस लेता है कि वास्तव में मारा गया। कहां पृथ्वीराज मारा गया, वो जो तुम्हारा जीजा है उसने धोखे से खाने में विष मिला दिया। और अब रायमल जी के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है कि कोई उनके बाद बनेगा कौन। अब ले दे के सिर्फ एक ही बचता है और वो है राणा सांगा। तो ज्योतिषी की और वो जो भीमल गांव की पुजारीन महिला होती है, उनकी दोनों की भविष्यवाणी सच होती है और राणा सांगा अब गद्दी पर बैठेगा। रायमल जी अपने जीवन का अंतिम समय निकाल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं। तब राणा सांगा को भी पता चलता है कि भाई सब मारे जा चुके हैं। और रायमल जी को भी उस समय अब ये सूचना मिल जाती है कि राणा सांगा जिंदा है और वो राणा सांगा को बुलाते हैं। तब राणा सांगा मेवाड़ आएगा और रायमल जी के बाद में अब यहां गद्दी पर बैठेगा। तो राणा सांगा का मैं समय आपको थोड़ा सा बता दूं, आप ध्यान रखिएगा। ये 1509 में गद्दी पर बैठेगा सांगा और 1527 तक। हालांकि मृत्यु जो है राणा सांगा की वो 30 जनवरी 1528 को होती है। तो कई जगह 1528 भी लिखा आता है, चूंकि मृत्यु 30 जनवरी 1528 को होगी। लेकिन ले दे के बात यह कि 1527 में ही सब कुछ खत्म हो चुका था, तो इसलिए नॉर्मली 1527 भी लिख देते हैं, 1528 भी लिख देते हैं। तो वो दोनों संदर्भ आप ध्यान में रखना। 1509 में गद्दी पर बैठेगा। जो सबसे सही प्रमाणिक डेट मानी जाती है वो है 24 मई 1509। और राणा सांगा का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1482 में। यह बाबर से उम्र में 1 साल बड़ा था ये राणा सांगा। बाबर का जन्म हुआ था 1483 और राणा सांगा का जन्म हुआ था 1482। तो 1 साल सीनियर है किससे, बाबर से। तो आपस में इनका आगे युद्ध होगा, टकराव होगा बहुत जबरदस्त। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आगे हम राणा सांगा से पढ़ेंगे। तो आप इसी तरह से एक एक चीज को पढ़ते रहिएगा। और ये जो घटनाक्रम है साथ के जो भी मैं आपको बताता हूं, तो नोट्स में जो महत्वपूर्ण बातें मैंने लिख रखी होती है वो सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाकी जैसे कौन कहां गया, कौन कहां मिला, ये ज्यादातर चीजें हैं, वो हालांकि सब है, घटनाएं सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछा जाता है वो फैक्चुअल चीज पूछी जाती है, जो फैक्ट होता है, तथ्य। कोई सन वगैरह हो गया, कोई युद्ध वगैरह है, लेकिन उसके साथ वो चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है। तो यहां तक हमने पढ़ा है और नेक्स्ट जो आगे वीडियो आएगा तो उसमें राणा सांगा के बारे में ही हमें पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।